तो बच्चों आज की क्लास में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। इस मतलब चैप्टर का नाम ऑलरेडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही है, बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो यू वेरी वेल नो द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो मेन मतलब जो मेजरली मीनिंग होता है ना इसका, उसको हम बोलते हैं एक तरह से स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजिशन ऑफ नो चेंज। मतलब एक तरह से स्टेट ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन ऑफ नो चेंज, मतलब हर एक चीज यहाँ पे रेस्ट पे आना चाहती है। लाइफ मतलब कुछ भी देखोगे ना आप डे टू डे लाइफ में, एवरीथिंग वांट्स टू कम इनटू एन इक्विलिब्रियम। हर चीज इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। तो सेम एज कंज्यूमर, बट इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कुछ और मतलब है। देखो, आप एक बात जानते हो कि क्या कहते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट अनलिमिटेड वांट्स हैं हम लोगों की। तो अनलिमिटेड वांट्स तो हम पूरी नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज और इनकम। तो अगर क्या कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम भी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, कंज्यूमर की कह रहा हूं मैं, कंज्यूमर की एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर वो अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर ले। एंड इसमें एक चीज का ध्यान रखना, वो अपने एक्सपेंडिचर्स को चेंज ना करे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ए है, मतलब एक इंसान है ए, उसकी इनकम है 80,000। ठीक है, अब 80,000 इनकम है इसकी। इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं कुछ ना कुछ 5,000, मान लो 10,000 का राशन आता है इसके घर में। ठीक है, बिल्स वगैरह पे करता है हर एक चीज के मिला के, मतलब पानी का, बिजली का, वाईफाई का और ईएमआई, ये सब पे करता है। मतलब ये 20,000। एक हाउस लोन ले रखा है इसने, हाउस लोन के भरता है मान लो 30,000 रुपए। ठीक है, तो कुछ सेविंग्स भी करता है भाई अपनी, 50-60 और मान लो 20,000 की सेविंग कर लेता होगा। ठीक है, ये जो है 20,000, इसमें कुछ ना कुछ चीजें खरीद लेता है। अब क्या कहते हैं, इसके पास ध्यान रखना 80,000 कमा रहा है, ये सारी इसकी खर्चा है। अब सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करते हैं। नाउ कंज्यूमर जो है ना, उसको भाई चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये 20,000 जो सेव कर रहा है इसमें से एक काम कर रहा है, ये ना 10,000 का फोन खरीद लेगा। ऑफकोर्स खरीद सकता है, ये 20,000 का भी खरीद सकता है, 20,000 का भी फोन खरीद सकता है। इसको इससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि इसका फोन हो गया खराब, अब ये फोन खरीदना चाहता है। तो ही कैन बाय ऑफ 10,000 और 20,000 का भी। तो एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी, ऑफ कोर्स उसको आईफोन भी पसंद होगा। अब एक यही है बंदा, यही है। दूसरा केस इसका 80,000 इनकम, सेम चीज है इसकी, जैसे ये सारी चीजें मैंने जो खर्चे बताए इसकी यही खर्चे, बट अब वो क्या कर रहा है भाई, वो एक आईफोन खरीद रहा है 60,000। सोचो, कैश खरीद रहा है, तो उसको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, लेकिन इस सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए उसको जो अपने एक्सपेंडिचर है ना बेटा, बाकी बचे हुए, इसमें चेंजेस करने पड़ जाएंगे। जहां ही राशन के 10,000 लगा रहा था, अब शायद से मुश्किल से 5,000 ही लगा पाएगा। यहाँ पे चेंज हो गया, तो इसको हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ऑल्दो ही इज गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बट एट द सेम टाइम ही इज चेंजिंग हिज एक्सपेंडिचर, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। इस केस में वो सेटिस्फैक्शन जितनी मिल सकती है इसको मैक्सिमम ले रहा है, एट द सेम टाइम उसके जो एक्सपेंडिचर्स है ना बेटा बचे हुए, वो चेंज नहीं हो रहे। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, इसको अब हम एक डेफिनेशन में लिखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगी वो डेफिनेशन कि एक्चुअल में वो डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये मीनिंग तो एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया। तो आपको लिखनी है इसकी डेफिनेशन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और साथ में अपनी लिमिटेड इनकम के साथ, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर्स। तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपने मिस किया तो यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स इन इट्स डेफिनेशन। To make sure to use these words: maximum satisfaction with limited income, and he has no tendency to change his way of existing expenditure. अब हम लोग यहाँ पे ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, बट दो डिफरेंट सिचुएशन के साथ।
तो यहाँ पे हम 2 सिचुएशंस लेके चलेंगे जिसके अंडर में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आएगी? एक आएगी ये सिचुएशन, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स his entire income on a single commodity, ठीक है। And the second one is when consumer spends his entire income on 2 commodities। इसको नोट करो, दोनों सिचुएशन को हम जो पढ़ने वाले हैं आगे। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं सबसे पहली जो हमने बताई आपको कंडीशन, सिंगल कमोडिटी का केस ऑफ, जो आपको पहली सिचुएशन लिखवाई थी ना, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। तो अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। जब सिंगल कमोडिटी की मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना क्या करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction, ठीक है। तो यह है सिंगल कमोडिटी का केस। आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, और इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है। सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। अब बात आती है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाली चीज है वो डिपेंड किस पे करेगी सिंगल कमोडिटी के केस में, यानी कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो वो 2 फैक्टर्स का आप लोग नाम लिखेंगे, किन किन फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है आपका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, गिवन कमोडिटी के प्राइस पे। सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल इसको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। अब भी मैं इसको आपको अच्छे से कवर करके बताऊंगा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे प्राइस और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पे ये चीज आती है। इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब इस टेबल को देखो, यहाँ पे मैं आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम करा रहा हूँ वही इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे कि मीनिंग एक्चुअल में है क्या। देखो सबसे पहली चीज तो ये जान लो, आपको मैंने यहाँ पे 2 फैक्टर्स लिखवाए थे ना जिसपे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो होता है प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो देखो कैसे करता है। मान लो एक प्रोडक्ट है, क्या कहते हैं एक्स, ठीक है। वो जो एक्स है उसका प्राइस पी एक्स से डिनोट किया है कि आप पहला खरीदते हो तो 10 का, दूसरा भी खरीदते हो मतलब 10 रुपए ईच है। ये है कि फर्स्ट आपने प्रोडक्ट लिया एक्स, फिर सेकेंड प्रोडक्ट लिया, थर्ड प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो आपको जैसा कि पिछली क्लासेस में आपको सिखाया था मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो जो पहला जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे ना उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है 20। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है आपको 16, अगली वाले की ऐसे डिक्रीजिंग। और ये लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये टेबल तो हो गई इतनी। बट बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा? अब मैं आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको पता है किसी भी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी उसके मनी के टर्म्स में निकाली जा सकती है। कैसे? यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालनी है तो आप क्या करोगे? आप सिंपल क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स निकालो। यूटिल्स में मतलब यही जो है, इसकी कितनी है 20,
तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अगर मैं बोलूँ तो 20 डिवाइडेड बाय, और डिवाइड किससे करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। हम पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी को 1 ही मानेंगे, यहाँ पे 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है, तो आप इस पूरे को 1 से डिवाइड करो, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसको भी जब डिवाइड करोगे 16 डिवाइड बाय 1, ये आपके पास 16 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते चलो, ये आपका आ जाएगा 10, दिस विल बी 4, दिस विल बी 0, दिस विल बी -6। ये ऐसी सेम वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि here I have considered that 1 util is equals to 1 rupee। ये मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में, here मार्जिनल यूटिलिटी इन 1 रुपी, मतलब एक यूटिल को मैंने 1 रुपी डिनोट किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे आप चेंज करते, अगर क्वेश्चन में बोला है कि 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 2 रुपीज या वॉट एवर, तो आप यहाँ पे चेंज करते हो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, वो कह रहा है डिफरेंस कितना है MUX एंड PX का। तो MUX का और PX का कितना है, देखो अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, आपके पास पैसा जो है वो है 10, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है ना बेटा, वो देखो मैंने इसको रुपीज में क्यों कन्वर्ट किया यूटिलिटी को, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि भाई मेरे पास पड़े थे 10 रुपए, और जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा X पहला, उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना बेटा, वो 20 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो कौन नहीं लेना चाहेगा 10 रुपए खर्च करके 20 रुपए की सेटिस्फैक्शन। ऑफ कोर्स कितनी सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा मिल रही है, 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो ये डिफरेंस की टेबल। नेक्स्ट आप फिर से उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आपको 10 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बट आपको सेटिस्फैक्शन कितने रुपीज की मिल रही है, 16 रुपीज की, तो ऑफ कोर्स आप बाय करोगे। इस केस में क्या कहते हैं, डिफरेंस कितना, आपको एक्स्ट्रा 6 मिल रहा है। नेक्स्ट केस में आपने 10 रुपए खर्च करे, ठीक है, आपको 10 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो हाँ ठीक है आप ये खरीद लोगे, क्योंकि 10 रुपए खर्च करके 10 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इट इज फाइन। तो 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। बट व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट केस, यानी जब आप फोर्थ प्रोडक्ट खरीद रहे होगे, तो आप ये देखोगे कि यू आर स्पेंडिंग 10 रुपीज, बट व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, यू आर गेटिंग लाइक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 रुपीज। जब आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो और आपको 4 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो क्या खरीदेंगे हम लोग, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव चले जाएगा, 4 माइनस 10 -6 का हो जाएगा, नेक्स्ट केस में -10 का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट केस में -16 का हो जाएगा। तो आपको इक्विलिब्रियम कहाँ मिला, इक्विलिब्रियम आपको इस पोजीशन में मिला, इसके बाद आप खरीदारी नहीं करोगे, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ तक मिल रही है। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैंने डिनोट किया है MUX, ये जो है ना इसको लिख लेना, ये है MUX और ये है PX। तो ध्यान रखना इस केस में, ये जो ऊपर के दो केसेस हैं, इनमें MUX जो वैल्यू है ना बेटा, ये वाली 20 एंड 16, इट इज ग्रेटर देन P ऑफ X, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। जब तक ऐसा रहेगा ना कि मार्जिनल यूटिलिटी उसको ज्यादा मिलती रहेगी, तब तक वो कंज्यूम और करता रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन, इसको देख लेना, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन इन दिस केस। बट जब बात आती है कि MUX मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी, देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है बट इन टर्म्स ऑफ रुपी है, और ये तो रुपी के टर्म्स में होता ही है प्राइस। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए ना, हम बोलेंगे भाई यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। अब कंज्यूमर आ जाएगा रेस्ट पे, वो कहेगा भाई मुझे और नहीं खरीदना, मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपने पैसों के हिसाब से मिल गई है। तो यहाँ पे तो कंज्यूमर नहीं लेगा आगे PX, so consumer will decrease the consumption, consumer will decrease the consumption, ठीक है। तो यहाँ पे उसको नहीं खरीदना भाई, वो कह रहा है नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम करनी कंजम्पशन, इतनी चाहिए ही नहीं मुझे, यहाँ पे सोचेगा ही नहीं। तो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में आती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलते हैं भाई, इक्विलिब्रियम
कंडीशन किसको बोलेंगे, कौन सी कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, आप इसको लिखोगे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज MUX, marginal utility of product X is equal to price that is P of X paid for the commodity X, that is, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे, जब MUX इक्वल हो जाता है P of X के, then we say that marginal utility, oh sorry, then we say that equilibrium या consumers equilibrium is attained. अब हम लोग इस पे ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में देखेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ के ऊपर। हाँ, तो इसमें देखिए मैंने ग्राफ क्या बनाया है, जो भी आपको टेबल बनाई थी ना, टेबल का ही ग्राफ है। यहाँ पे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉलम जो बनाया था टेबल के अंदर वो लिखा हुआ है, और प्राइस को भी बता दो, प्राइस को कैसे देखेंगे। जब आपको कोई एक ऐसा ग्राफ मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का, जो आप पहले भी बना चुके हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बताया है, और यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे जीरो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है वहां उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी, पॉइंट ऑफ सेटिएटी, ठीक है। अब आपको अगर इस ग्राफ पे पता लगाना हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ है, तो बहुत सिंपल है, आपको पता होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्स। कॉस्ट ऑफ एक्स कितनी थी भाई, 10 रुपीज। तो आप पता क्या करोगे, 10 पे जाओगे वाई एक्सिस पे और यहां से एक लाइन खींचोगे, 10 पे जाके लाइन खींचोगे, और ये जहां पे टकराएगी ना उस पे नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली आप एक्स एक्सिस पे जाओगे, तो आपको ये जो कमोडिटी मिलेगी ना, ये आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगी। यहाँ पे देखो, यानी इस पॉइंट पे जो आपका MUX था, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर थे, कितने पे, जब 10 रुपए पे था, और यानी कितनी यूनिट्स कर पाया वो, 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ले पाया है फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये है आपका ग्राफिकली समझाना, क्या कहते हैं कि सिंगल कमोडिटी के केस में ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये राइट। अब इसको कंक्लूड करते हैं हम लोग, ये सिंगल कमोडिटी वाले केस को। तो कंक्लूजन कैसे निकलेगी, इसकी बहुत सिंपल कंक्लूजन है, और एक क्या कहते हैं फॉर्मूले की हेल्प से भी निकलेगी। तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, कंक्लूजन क्या है, अ कंज्यूमर, इसको मैं लिख देता हूं, आप नोट करो। आप देखिए, तो कंक्लूजन हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, कि कोई भी एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम, कब होएगा वो इक्विलिब्रियम पे, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, और ध्यान रखना ये MUX के बारे में बात करें, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी। और अब यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना है आपने, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे, अगर याद हो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था पहले, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मान लो, तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो इससे पता है क्या होगा, MUX अपॉन MUM का मतलब है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कन्वर्ट हो गई रुपीज में, और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स के बराबर। या फिर कई कई केसेस पे इसको ना इंटरचेंज करके लिख देते हैं, तो आप कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। तो ये कंडीशंस किसकी होगी भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फॉर्मूले की हेल्प से। ध्यान रखना ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे दिस इज एन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज रिमेंबर। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। 2 कमोडिटी का केस हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे, सीखेंगे उसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज
सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।